हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आज हम अमृत काल में हैं। देश को 75 साल हमने पूरे किए हैं और आर्थिक दृष्टि से अगर विचार करना होगा तो 47 के पहले और 47 के बाद हमारी सोच में काफी परिवर्तन हुए हैं। 47 के समय हमारे देश में विशेष रूप से 3 बातों का विचार होता था। एक था समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद और तीसरा था पूंजीवाद। और जो विचारधाराएं थी उसका आर्थिक नीतियों पर परिणाम भी होता था। कांग्रेस ने उस समय समाजवाद का पुरस्कार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश की आर्थिक नीति की शुरुआत की। कुछ स्वतंत्र पार्टी के लोग और विचार करने वाले आर्थिक नीति वाले जो लोग थे उन्होंने विशेष रूप से लिबरल इकोनॉमिक्स जिसमें पूंजीवाद का समर्थन किया और चाइना और सोवियत रशिया से प्रेरित होकर बहुत से लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करते थे। आज 75 साल के बाद सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में अगर हमको विचार करना है तो कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट विचार अब नहीं के बराबर है। चाइना जिसका मूल था, वहां मंगोलियन वंश के जो चाइनीज थे, एनआरआईज थे वहां के, नॉन रेसिडेंट चाइनीज, तो उन्होंने बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट लाई शंघाई में और लिबरल इकोनॉमी का आधार लेकर उन्होंने काफी बड़े प्रमाण पर इकोनॉमिक प्रोसेस को काफी एक्सेलरेट किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब मुझे चाइना जाने का मौका मिला और हमारे डेलीगेशन को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट के निमंत्रण पर मैं गया था। तो स्वाभाविक रूप से सरकारी स्तर पर और पार्टी स्तर पर काफी बातचीत हुई। एक बात ध्यान में आई कि लाल झंडा केवल था, बाकी सब बातें बदल गई थी। और जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने ब्रॉडली ये कहा कि देश के हित में क्या है वो आगे लेके जाना ही हमारा मकसद है। कम्युनिस्ट पार्टी का रिलेवेंस जो बातों का आग्रह उनका था वो करना अब रशिया में भी नहीं है और चाइना में भी नहीं है। तो एक प्रकार से साम्यवादी विचार और भारत में भी साम्यवादी पार्टियों का भी अस्त हुआ। एक समय पार्लियामेंट में काफी लोग चुनकर आते थे, अब लगभग कम्युनिस्ट पार्टी नहीं के बराबर है। न सीपीएम भी नहीं है और सीपीआई भी नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं। जो समाजवादी मूवमेंट थी जिसकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने शुरुआत की और संयुक्त समाजवादी और प्रजा समाजवादी दोनों समाजवादी पार्टी के नेता थे। समाजवादी नेता जो थे बड़े स्टॉलवर्ट थे। मधु लिमय जी से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक इन सब नेताओं की जो पर्सनैलिटी वो टावरिंग पर्सनैलिटी थी। जॉर्ज साहब के तो साथ मुझे भी काफी संबंध आया। निश्चित रूप से वो बहुत बड़े नेता थे, पर समाजवाद की बात करते समय काफी बार कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टियों ने वर्ग विग्रह की बात की थी। स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी भी समाप्त हुई, समाजवादी प्रजा समाजवादी समाप्त हुई। दोनों मिलकर जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी को भी उन्होंने समाप्त किया। और उनकी विशेषता थी कि जो समाजवादी नेताओं की विशेषता थी कि एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, इसी प्रकार से उसका भी एंड हो गया। जो स्वतंत्र पार्टी थी, जो कैपिटलिस्ट विचारधारा की समर्थक थी, वो भी समय के आधार पर उसका भी रिलीवर्स नहीं रहा। तब स्वाभाविक रूप से आज 75 साल के बाद हमारे आर्थिक नीति को लेकर यह सवाल उठता है कि हमको किस दिशा से जाना है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो आर्थिक चिंतन है 75 साल का और जागतिक स्तर पर जो आर्थिक चिंतन है उसका, इसका स्वाभाविक रूप से चिंतन करते हुए भविष्य की नीति तय करना बहुत ही आवश्यक है। रिजर्व बैंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है
और इसलिए रिजर्व बैंक ने जब जब कोई निर्णय किए हैं, नीतियां अपनाई है, उसका परिणाम स्वाभाविक रूप से देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है। हमारा सबका ये जो हम लोग जो हमारे देश में काम करते हैं, वो ज्यादातर 3 बातों पर विचार करके आगे चलते हैं जो देश के लिए प्रमुख है। फर्स्ट इज एथिक्स, हमारे सिद्धांत, हमारी नीति, नैतिक मूल्य, जीवन दृष्टिकोण, और उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन की प्रणाली के द्वारा हम किस प्रकार के लोग बनाना चाहते हैं, उसका विचार हम हमारे शिक्षा क्षेत्र में करते हैं जो इथिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत की विशेषता है कि पूरे विश्व में हमारे सिद्धांत और नीतियों को लेकर आज बहुत बड़ा आकर्षण है। कभी वो योग विज्ञान के बारे में है, कभी आयुर्वेद के बारे में है, बहुत सी बातें ऐसी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर जो सोसाइटी का है वो है इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बारे में भी काफी कुछ विचार जिस प्रकार से 75 साल में जो स्थित्यंतर होते रहे वो हमारे सामने है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट के साथ हमें विशेष रूप से देश में डेवलपमेंट भी चाहिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। आज का ये जो किताब है वो रिजर्व बैंक के गवर्नर्स और उनकी नीतियों के बारे में है। एक बात जरूर है कि हमें कैसी नीति चाहिए, और जो नीति चाहिए वो हमारे विश्व में हमारे देश को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की नीति हमको करनी है। हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और इसलिए इस नीति में हमें स्वाभाविक रूप से दुनिया में अगर सुपर इकोनॉमिक पावर बननी है तो हमें ये ध्यान में लेना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के कार्यक्रम और नीतियों का अमल करना होगा। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे उन्होंने हर समय इसी उद्देश्यों को सामने रखते हुए अपनी नीतियां बनाई हैं। बहुत सी नीतियों के समय काफी बातें विवाद की भी हुई है, कभी कभी स्वीकार्य भी हुई है, और एक एक व्यक्ति उनके उद्देश्य के प्रति तो कोई संशय नहीं था, पर अप्रोच जो होता है वो व्यक्तियों के ऊपर भिन्न होता है। कुछ लोग जुगाड़ू होते हैं, कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ लोग फास्ट ट्रैक पे चलते हैं, कुछ लोग शांति से चलते हैं। क्रिकेट में पहले टेस्ट क्रिकेट था, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था। तो मुंबई के एक बापू नाडकर्णी करके प्लेयर थे, वो 4-4 घंटे खेलते थे पर वो रन नहीं निकालते थे, पर विकेट नहीं जाती थी। फिर हमने संदीप पाटिल और सचिन तेंदुलकर को देखा, तो एक ओवर में 6 छक्के मारे उन्होंने, संदीप पाटिल ने। तो नेचुरली क्रिकेट भी बदल गया, तो टेस्ट क्रिकेट से वनडे क्रिकेट आया, तो लोगों के चॉइस भी बदल गए। ये तो अप्रोच हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे सोचे। मैं तो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स सोचता हूं, और मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि एक तो पैर तोड़ लो या रिकॉर्ड बनाओ। और इसलिए स्वाभाविक रूप से नीतियों में भी फर्क पड़ रहा है। पहली बात यह है कि जैसे मैंने अपने जवाब में कहा था कि एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल, इसका शरद जोशी जो शेतकरी संगठन के थे, मैं उनकी बहुत सी बातों को बहुत स्वीकारता हूं। वो उसको कहते थे कि ये भारत है और ये मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये इंडिया है। वो उसको डिवीजन करते थे। मोटे तौर पर उनकी बातों के विवादों में मैं नहीं जाऊंगा, पर आर्थिक आधार पर फर्क स्पष्ट है। आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान, उनकी जो हालत है उसमें एक समय महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश हमारा गांवों में बसता है। जब 85% पॉपुलेशन ये रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल गांवों में बसती थी, अब 65% पॉपुलेशन केवल है, 30% का माइग्रेशन हुआ है। 30% का जो माइग्रेशन हुआ है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि गांवों में रोजगार नहीं, पर कैपिटा इनकम में उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, अच्छी स्कूल नहीं, अच्छे कॉलेजेस नहीं, किसान के खेत को पानी नहीं, जो फसल तैयार करता है उसको कीमत नहीं,
और इसके कारण बहुत सी और भी समस्या है, जिसके कारण आज हमारे देश में 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 500 ब्लॉक्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। और जो रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल इकोनॉमी में चिंतन करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अर्बन सेंट्रिक होती है, शहर और अर्बन डेवलपमेंट के साथ ज्यादा उसको सेंट्रलाइज हुई है। ये बात जरूरी है कि जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, टैक्सेस ज्यादा मिलते हैं, स्वाभाविक तरफ उसके तरफ ध्यान देना भी स्वाभाविक है। पर देश के परिणामों में एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इसके लिए ग्रोथ क्रिएट करना, इसके लिए वहां डेवलपमेंट लाना, ये पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि सोशो इकोनॉमिक विषमता, डिस्पेरिटी अगर समाप्त नहीं होगी तो आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा। और इसलिए 2-3 बातों के लेकर, जिसका आर्थिक क्षेत्र से संबंध नहीं है, पर जिसको जोड़ने की आवश्यकता है। आप केवल नीतियों का अगर विचार करते रहेंगे, पर सेक्टर्स वाइज डेवलपमेंट का विचार करते हुए किसको प्रायोरिटी देना, उसके पीछे उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, तो मुझे लगता है कठिनाइयां और पैदा होगी। बहुत बार सभी चार्टर अकाउंटेंट बैठे हैं, तो फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट आई ऑलवेज फील दैट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। ये लकीर के फकीर बहुत लोग हैं जो थियोरेटिकली इसमें बहुत लिखते हैं, बोलते हैं, पर स्वाभाविक रूप से हमें अब ऐसी चीजों के तरफ थोड़ा सा अलग से सोचना होगा। और वो चीजें ऐसी है कि ग्रोथ रेट बढ़ानी होगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बजट की मर्यादा है। अगर हम 100% पूरे काम राज्य सरकार और भारत सरकार के बजट से कर सकते थे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज ए इकोनॉमिक कंपल्शन, और इसलिए हमें लिबरल इकोनॉमी का आधार लेकर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे लाइफ में मुझे आया कि हमने बीओटी, हाइब्रिड एनओटी, टीओटी, अलग अलग प्रकार के, अभी इनवीट, ऐसे मॉडल बहुत तैयार किए हैं। पर मैं जब वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर था तो मैंने मथुरा में एक हाइब्रिड एन्युटी में एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें 40% ऑफ द इक्विटी गारंटी एड सरकार ने दी थी और 60% प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने डाली थी। अब जो मथुरा का गंदा पानी है, उसके लिए प्रोजेक्ट ये तैयार किया था कि इसमें 40% ग्रांट देंगे, 100% की जगह 40% देंगे और 60% इन्वेस्टर लाएगा। एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, उनको टेंडर मिला, और उसमें मैंने ये मॉडल ऐसा तैयार किया था कि उसमें से जो पानी शुद्ध होगा वो 20%, वो 20 करोड़ पर ईयर रॉयल्टी देकर इंडियन ऑयल, जो मथुरा में रेलवे स्टेशन के बाजू में रिफाइनरी है, वो खरीदी करेगी। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, और वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो पानी लेते थे इंडियन ऑयल, उसको 26 करोड़ देने पड़ते थे, उनको 6 करोड़ बच गए, और 20 करोड़ साल के इंडियन ऑयल अभी उनको दे रही है, और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा हुआ। तो मैंने ऐसी सोच के बताया कि इस देश में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में करीब 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है, 5 लाख करोड़ की। अभी हमारे नागपुर शहर में हमने 7 साल पहले हमारा सीवेज वाटर ये महाराष्ट्र सरकार के पावर जनरेशन कंपनी को, कोराडी और खापरखेड़ा को बेचा। तो टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। अभी मैंने गाजीपुर करके, दिल्ली में माउंटेन है बड़े बड़े, मुंबई में जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वैसे कचरे के माउंटेन है। तो पहले मैंने दिल्ली मेरठ हाईवे पे कोशिश की, नहीं जम पाया। अभी दिल्ली का एक यूआर टू रिंग रोड 10,000 करोड़ काम बना रहे हैं, अब काम हो गया। उसमें हमने कचरे को सेग्रीगेट करके 30 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अहमदाबाद में डाला, और वहां भी हमने 30 लाख टन कचरा डोलेरो अहमदाबाद रोड में डाल दिया।
अब हमने पॉलिसी बनाई है। तो ये सर्कुलेशन इकोनॉमी जो है, वेस्ट टू वेल्थ, कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। अभी टायर के ऊपर हमारे यहां बंदी थी। मैंने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कहा कि टायर को तुम परमिशन दे दो इंपोर्ट करने की, और टायर से जो रबर पाउडर निकलती है वो हम लोग अभी 15% बिटुमेन में डालते हैं, क्योंकि हमारे देश को 80 लाख टन ऑफ बिटुमेन लगता है, 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी देती है, 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा ये रबर पाउडर जो है ये बिटुमेन में डालने से बिटुमेन के रोड अच्छे क्वालिटी के बनते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिटुमेन की प्राइस 50 रुपए किलो है और रबर वेस्ट टायर की रबर की प्राइस 30 रुपए 25 रुपए किलो है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, ऐसी बहुत सी बातें हैं। और स्वाभाविक रूप से जो मेरा किसी पर आरोप नहीं है, पर जो लोग शहर में रहेंगे या जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, या रिजर्व बैंक में भी अभी कोई इंडस्ट्री वाला गवर्नर नहीं बना, तो स्वाभाविक रूप से कोई एग्रीकल्चर में काम करने वाला नहीं बना, तो रिजर्व बैंक का गवर्नर एक तो ब्यूरोक्रेसी से भी आए, तो नेचुरली कितना भी होगा तो जो जहां काम करता है उसका माइंड सेटअप उसके साथ रिलेटेड होता है। अभी काबरा जी को वायर का ही मालूम है पूरा, इसका कारण पूरी टेक्नोलॉजी और वो उनके दो जो प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड ही उनका इंटरेस्ट होगा, उसी में इकोनॉमिक वायबिलिटी, एक्सपोर्ट, वही उनमें विचार करेंगे, स्वाभाविक भी है। ये जो रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल की ग्रोथ रेट को 12% से कम 25% तक ले जाना है, दैट इज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड एज ए इकोनॉमी ऑल्सो। इसका प्रतिबिंब नीतियों में तभी होता है जब सरकार की आर्थिक नीतियां किस प्रकार की है। हम हमारे सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय की बात करते हैं। द 3 इंपॉर्टेंट हमारी जो उद्दिष्ट है उसमें से नेशनलिज्म हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है, और दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय, ये हमारा जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी हु इज सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम उसके लिए काम करेंगे। और उस दिन जिस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। तो ये 3 जो बातें हैं वो विशेष रूप से संघ स्कूल ऑफ थॉट से इसका संबंध है। और अंत्योदय ये सामाजिक आर्थिक चिंतन है, और इसका प्रतिबिंब प्रधानमंत्री जी के भी भाषण में और हर समय कृति में है, गरीब कल्याण योजना। और हमने करोड़ों लोगों को जो योजनाएं पहुंचाई है, अभी हमारी कम से कम 37 स्कीम्स आई, और एक एक स्कीम का फायदा 30-30, 40-40 करोड़ लोगों को मिला है। वो सब गरीबों को केंद्र बिंदु मानकर बनी। आयुष्य योजना से लेकर, गैस सिलेंडर से लेकर, बैंकों में जो हमने अकाउंट खोले 3.5 करोड़ थे, आज 49 करोड़ से है। और अब धीरे धीरे मुद्रा योजना में भी जो फाइनेंस हुआ अच्छा है। और मैं, बड़े लोग भी पैसा देते ऐसा नहीं है, पर मैंने कभी, हमारी एक कोऑपरेटिव बैंक है, मेरी पत्नी उसकी अध्यक्ष है, तो मैं जनरली कभी हमारी चर्चा नहीं होती, तो मैंने उनको कहा कि आप ई रिक्शा को फाइनेंस करो। तो उसने कहा तुम्हारे ठीक है नेतागिरी, पर हम फाइनेंस करेंगे और पैसे नहीं दिए तो हमारे बैंक का क्या होगा। तो उसने मुझे बड़ा अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उसको कहा कि एक काम करो, पहले 25-50 लोगों को फाइनेंस करके देखो, अगर वो ठीक होगा तो आगे करो। अब करते करते उन्होंने 400 लोगों को फाइनेंस किया और 100% लोग बराबर पेमेंट दे रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र में ये 3.5 लाख 4 लाख करोड़ डिपॉजिट्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है, और रात को पैसे इकट्ठा करते हैं। और कोऑपरेटिव बैंकों की सक्सेस स्टोरी केवल महाराष्ट्र की है। तो ये सक्सेस स्टोरी जो थी वो महाराष्ट्र और गुजरात के बाहर ज्यादा नहीं जाती, और रिजर्व बैंक के सब गवर्नर आते हैं, उनका बैकग्राउंड बाकी राज्यों से आता है। तो मुझे प्रणब मुखर्जी ने एक बार सही में पूछा, शायद मुझे लगता सतीश जी मेरे साथ थे, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था और प्रणब मुखर्जी के पास गया था ऐसी कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर। तो उन्हें, नितिन एक बात बताओ, ये कोऑपरेटिव है नहीं, इससे पॉलिटिकल चैरिटी? मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसने बताया?
फिर मैंने उनको बताया कि महाराष्ट्र में कैसा हुआ, कैसे इनकम, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसी हुई। तो बहुत से बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में अब विभाग भी खुला है, पर इसमें कुछ दो चार, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग आते ही है। हमें अच्छे लोगों को सपोर्ट करना है और बुरे लोगों को खत्म करना है, तो ये चलेगा ही सिस्टम में। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नीतियों के साथ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का संबंध जोड़ना चाहिए। केवल नीतियों के आधार पर टेक्नोलॉजी के साथ जो बेस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है वर्ल्ड में, उसका अगर हमारे नीतियों के साथ उसका अगर बराबर उसके साथ इंप्लीमेंटेशन होगा तो परिणाम 3 गुना 4 गुना ज्यादा होंगे। और नॉलेज ये पावर है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो आर्थिक नीति और बेस्ट टेक्नोलॉजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे देश के इंपोर्ट क्या होता है ये रिजर्व बैंक को मालूम है, एक्सपोर्ट क्या होता है ये रिजर्व बैंक को मालूम है। तो मैं कभी कभी मन में आता हूं, फिर इंपोर्ट कम करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करती है और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या करती है। हमारे पास कॉपर है, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी नीतियों में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट अगर नीति अगर होगी कि हमारी आर्थिक नीति का संबंध इंपोर्ट को कम करने के लिए होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए होगा, तो ग्रोथ रेट हमारा काफी गुना बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक नीति ही इंपॉर्टेंट है, और आर्थिक नीतियों के साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी का अध्ययन करते हुए हमको सुपर वर्ल्ड की, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नंबर स्ट्रांग आर्थिक व्यवस्था अगर बननी है तो उसके आधार पर हम इन सब नीतियों को कैसे जोड़े। एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में मैं बहुत बार कहता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। मैं 2004 से बोलता बोलता आउट ऑफ बॉक्स बोलता था कि इतना समय निकल गया, हो गया, पर जीवन के 20-20 साल तो लोगों को समझाने में जाएंगे तो अब कब तक ये करते रहेंगे। क्योंकि माइंड सेटअप इज अ बिग प्रॉब्लम और कंजर्वेटिव अप्रोच इज अनदर बिग प्रॉब्लम। मैं कभी कभी कहता हूं आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। एक बैंक गारंटी भी मिलानी होगी। अब काबरा जी बोलते नहीं, वैसे अब मेरे को बोलना ठीक नहीं क्योंकि न्यूज बनती है। बैंक गारंटी मिलाने के लिए कितना दिन लगता है? एक बैंक में 9 महीने, 1.5 साल फाइनेंशियल क्लोजर को लगता है। टाइम ये जो वर्ल्ड होता है, देना है तो दो भाई, नहीं देना है तो मत दो, रिजेक्ट कर दो केस को। चक्कर काटना क्यों लगाते हो? और कार्ड अभी तो बहुत कोऑपरेटिव में बदल हुआ। मैंने एक बार सतीश जी को कहा था मेरा जात सर्टिफिकेट मांगो, मेरे पिताजी का सर्टिफिकेट मांगो, कौन मरा वो मांगो, मेरी माँ का मांगो, फिर मैं कहां से मैं का था वो भी मांगो, और क्या मांगना है मांगो, एक बार वो भी मांग लो। अब रेटिंग सिस्टम है। मैं तंग आकर, मुझे एक बार स्टेट बैंक के चेयरमैन जी ने कहा था कि बैंक गारंटी का अल्टरनेटिव तो इंश्योरेंस बॉन्ड करो। मैंने कर दिया वो। एक 5-1 लाख करोड़ का बिजनेस बैंकों का जाएगा, क्योंकि समय 1-1 साल वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में पड़ा हुआ है क्योंकि गारंटी नहीं मिली। समवेयर फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटलाइज मैनेजमेंट सिस्टम, इसका उपयोग करके और टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार वर्ल्ड में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे है उसका आधार लेकर दोनों को कोऑर्डिनेट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में रिजर्व बैंक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात जरूर है कि जिसका उल्लेख राठी जी ने अपने किताब में किया, वो हर गवर्नर का बहुत ही क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी को बनाने में है। और उस समय कितना भी होगा तो भी उस परिस्थिति में सरकार में, लोगों में जो जो आर्थिक चिंतन था उसका परिणाम होना स्वाभाविक ही है। कोई भी बात एकदम तोड़ दो, कठिन होता है। मैं पहले महल में अपने घर में रहता था, उसका नाम था बाड़ा, गडकरी वाड़ा, तो राजवाड़ा और गडकरी वाड़ा। तो मैं बड़ा, लोग मुझे बोलते मैं कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट हूं। तो मैंने एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाया, मैंने, तब मैं मुंबई में मंत्री था, तो मैंने फ्लायर हो गया, तो मुझे भी लगा कि मुझे बहुत समझने लगा। वैसे मैं इंजीनियर नहीं हूं, तो मुझे समझता भी नहीं सिविल इंजीनियरिंग का ज्यादा। तो मैं अपने घर बनाने के लिए खुद ही बैठ गया।
और उसका एंड जब हुआ, जो मेरे बेडरूम के सामने पिलर आ गया, तब मेरे ध्यान में आया कि ये मेरा काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूरी है कि आने वाले समय में देश की आवश्यकता के अनुसार और भविष्य में सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसके साथ वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, अब रिवर कनेक्टिविटी का भी प्रोजेक्ट है। अभी मैं तो इतना इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं, ना मैं इंजीनियर हूं, पर मैं एक बार रिजर्व बैंक गवर्नर साहब को मैंने बुलाकर पूछा था कि आपके पास डॉलर में डिपॉजिट बढ़ रहा है और अभी मेट्रो के लिए आपने जो है वो उसको डॉलर रुपीस को फ्लक्चुएशन जो होता है, तो आपने उसके साथ कुछ कवरेज दिया है कि उनको जरूरत नहीं है। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 10-1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट करता हूं, एस्क्रो अकाउंट बना देता हूं। आपके पास डॉलर डिपॉजिट है, मुझे हेजिंग करके आप मुझे रुपीस में दे दो, मैं सरकार के लिए 1-1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट कर दूंगा। मेरे पास IRR अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, वो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट 10-12 साल में और मेरा खुद के क्रेडेंशियल्स अभी 1.25 लाख करोड़ का 2024 में टोल कलेक्शन होगा। तो मैं एस्क्रो अकाउंट बना के गारंटी देता हूं। तो तुम्हारे पास वो पड़ा हुआ डॉलर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दो तो देश में इतने जॉब्स क्रिएट हो गए, राज्य सरकार भारत से इतना रेवेन्यू क्रिएट होगा। बोले आपका कहना ठीक है, पर ये करना कठिन है क्योंकि नियम ऐसे बने हुए हैं। मैं सरकार में अक्सर हमारे सेक्रेटरी को कहता हूं कि नियम पर चलने के लिए आप हैं, नियम तोड़ने के लिए हम आपको 60 साल काम करना है, हमको 5 साल काम करना है। हमको निकालना जनता का अधिकार है, तुमको निकालना हमारा अधिकार है। तुम जो लिखना है लिखो, कैसा चलेगी पॉलिसी है हम तय करेंगे, 5 साल तो हमारा अधिकार है। तो कभी ना कभी वी नीड प्रैक्टिकल एंड ग्रासरूट लेवल प्रॉब्लम्स, उसको एड्रेस करके नीतियों को बनाने से हमारा इकोनॉमी और एक्सेलेरेट हो सकती है। पर ये जो किताब है ये एक चिंतन है, इसमें एक एक गवर्नर और उस समय की सरकार की आर्थिक नीति का प्रतिबिंब उसमें आया है, पर यह प्रिलिमिनरी काम हो गया। अब इसका फ्यूचरिस्टिक काम, जैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वैसे फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। उसके आधार पर जितने सेक्टर्स देश के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, उसको इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का और बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इज ए बिजनेस, इस सेक्टर का उपयोग करके हम कितने जल्दी से, तेजी से सुपर इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं, कितने जल्दी से विश्व की आर्थिक शक्ति बन सकते हैं, इस पर हमको जाने की आवश्यकता है। आगे का भी काम इसको जोड़कर करने का गोकुल जी आप जरूर करिए। यही बात की रिक्वेस्ट आपको करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।